थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने गत वीडियो में डेमोक्रेसी को एनालाइज किया था, लोकतंत्र को एनालाइज किया था। और लोकतंत्र क्या है मैंने इसको आपको समझाया था। लोकतंत्र के स्वरूप क्या हैं मैंने इसको आपको समझाया था। और लोकतंत्र के जो यूजुअल एस्पेक्ट होते हैं, जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं, मैंने उनको एनालाइज किया था। और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं मैंने उनको समझाया था। और मैंने डेमोक्रेसी को दो तरह से परिभाषित किया था। आप अगर उसको याद करें तो मैंने पहला डेफिनेशन डेमोक्रेसी के संदर्भ में दिया था कि डेमोक्रेसी इज आर्ट ऑफ लिविंग। जो लोकतंत्र होता है यह जीवन जीने की एक कला है, और जीवन के जिस क्षेत्र में हम निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लेते हैं वहाँ हमें लोकतंत्र मिलता है। जब हम अपने परिवार में सर्वसम्मति या बहुमत का प्रयोग करते हुए निर्णय लेते हैं तो हमें पारिवारिक लोकतंत्र मिलता है। जब हम समाज में सर्वसम्मति या बहुमत का प्रयोग करते हुए निर्णय लेते हैं तो वहाँ सामाजिक लोकतंत्र मिलता है। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में सर्वसम्मति और बहुमत का प्रयोग करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र मिलता है। जब हम आर्थिक क्षेत्र में लेते हैं तो आर्थिक लोकतंत्र मिलता है। कहने का मतलब है कि पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस तरह से जितने भी लोकतंत्र के स्वरूप हैं, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, यह जीवन जीने की कला के रूप में होते हैं। इसलिए मित्रों हमेशा समझिएगा, जीवन के किसी भी पक्ष में जहां हम दो उपकरण के आधार पर निर्णय ले लें, एक सर्वसम्मति दूसरा बहुमत, वहाँ हमें लोकतंत्र जरूर मिलता है। तो लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। तो एक डेफिनेशन ये आप समझे थे। दूसरा डेफिनेशन मैंने आपको समझाया था कि डेमोक्रेसी इज मेथड ऑफ गवर्नेंस। जो लोकतंत्र है यह शासन की प्रणाली है। और मैंने आपको समझाया था कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें वास्तविक पावर आम जनता के हाथों में होती है और आम जनता इसका प्रयोग वोटिंग के माध्यम से करती है तथा शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो मित्रों यहाँ हम पूरा आपको समझा दिए थे, पूरा डिटेल में समझाए थे। फिर मैंने लोकतंत्र के पक्षों को स्पष्ट किया था, जैसा कि डायग्राम आज भी मैंने बनाया है। जो डेमोक्रेसी है जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं। मित्रों एक चीज़ यहाँ समझ लेना, इसको अगर हमको कई उपनामों में देखना पड़े तो इसको हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अगर कहीं प्रजातंत्र लिखा हो या अगर कहीं जनतंत्र लिखा हो, जनतंत्र लिखा हो, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। ये जो प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो इसलिए मित्रों जब कभी लोकतंत्र की बात आए, डेमोक्रेसी की बात आए, लोकतंत्र की बात आए, उसी को हम प्रजातंत्र कहते हैं, उसी को हम जनतंत्र कहते हैं। अब डेमोक्रेसी के दो स्वरूप होते हैं। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जिसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसी को मित्रों हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में समझाया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में समझाया था कि लोकतंत्र का वह स्वरूप जिसमें जनता सीधे शासन में सहभागी बन जाती है, अर्थात शासन और जनता के बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हम लोग जनता है और सरकार बैठी है, दोनों के बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता ना हो, अर्थात हम जो कहें सरकार उसी के आधार पर डिसीजन लेकर के कानून का निर्माण करती रहे, तब उसे हम सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और मित्रों प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैंने आपको बताया था कि एक आम जनमानस की जो औकात होती है वो शासक जैसे होती है। कहने का मतलब है
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासक होती है और यह आदर्श लोकतंत्र होता है। आपको मैंने समझाया था, याद होगा कि यह आइडियल डेमोक्रेसी है, आदर्श लोकतंत्र है। अब मित्रों, अगर कभी पेपर में प्रश्न आ जाए कि लोकतंत्र का वह कौन सा स्वरूप है जो आइडियल है, सीधे आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र भरेंगे। फिर कहेंगे लोकतंत्र का वह कौन सा स्वरूप है जिसमें जनता स्वयं शासक होती है, सीधे आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र भरेंगे। फिर आपसे कोई पूछता है कि बताइए लोकतंत्र का वह कौन सा स्वरूप है जो सबके लिए श्रेयस होता है, जो सबके लिए लक्ष्य होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब हर व्यक्ति, हर देश, हर संस्थाएं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर बढ़ने की कोशिश करती हैं, इसको प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, तो वह एक लक्ष्य के रूप में सामने होता है और धीरे धीरे संस्थाएं उसकी तरफ अग्रसर होती रहती हैं। तो इस तरह से मित्रों आप सीधे समझेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र श्रेयस है, लक्ष्य है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आदर्श लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासक होती है, यहाँ किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये आप देखते हो, इसी को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, इसी को प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं। और मित्रों ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है, ओनली स्विट्जरलैंड, कहने का मतलब है केवल स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और कहीं पर नहीं है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कहने का मतलब यह एक ऐसा लोकतंत्र है जो यूजुअल एस्पेक्ट के पर अगर हम देखें, व्यवहारिक पक्षों के आधार पर देखें, तो ये सबसे बेहतर लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि यह बिहेवियरल है, यह यूजुअल है, इसका प्रयोग हम सफलतापूर्वक ढंग से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मित्रों हमको देखना होता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने स्वरूप में होते हैं। तो मैंने लिखा है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। दूसरे हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहते हैं। तो मित्रों अगर आपसे पूछे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, आप कहते हो लोकतंत्र का वह स्वरूप जिसमें आम जनता सीधे शासन में सहभागी ना होकर के पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन और प्रशासन में सहभागी बनती है। जैसे हम लोगों के यहाँ है, भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, और इधर आपका जितनी भी देश हैं आप जितने को काउंट कर सकते हैं, वो सब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि केंद्र में बैठकर कानून का निर्माण करते हैं। तो मित्रों जब वो कानून निर्माण में सहभागी बनते हैं तब वहाँ पर हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सहभागी बनते हैं। इसलिए आप ये कन्फर्म रहिएगा कि इसमें हम करते क्या हैं, अर्थात अगर मान लीजिए मतदाता है, अगर हम सपोज कर लें मतदाता है, तो यह एमपी को चुनती है या एमएलए को चुनती है, और यही एमपी एमएलए आगे चल करके शासन में सहभागिता करते हैं। तो जनता एमपी को चुनी, एमपी लोग शासन संचालन में सहभागी बने, तो जनता इन एमपी या एमएलए के माध्यम से ही शासन में सहभागी बनती है। इसलिए मतदाता और शासन के बीच का जो संबंध होता है अप्रत्यक्ष हो जाता है। कहने का मतलब बीच में ये एमपी एमएलए बैठे रहते हैं, इसलिए जनता का सीधा संबंध शासन से ना हो करके जनता का संबंध अपने एमपी से होता है, जनता का संबंध अपने एमएलए से होता है, और यही एमपी एमएलए आगे चल करके शासन और प्रशासन चलाते हैं। इसलिए जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन और प्रशासन में सहभागी बनती है, इसीलिए इसको हम प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कन्फर्म हो गया होगा। अब आप देखो यहाँ दो चीजें हमारे सामने आती हैं, एक है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है अध्यक्षीय लोकतंत्र। तो मित्रों इसको बहुत बारीकी से हमको समझना है। हम जिस समय क्लास में पढ़ा रहे थे
तो उसमें मैंने समझाया भी था कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए कि संसदीय शासन क्या है, संसदीय लोकतंत्र क्या है, अध्यक्षीय शासन क्या है, अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या है, आप उनके फीचर्स को जरूर काउंट करिएगा। वही फीचर्स आपको हर जगह काम देते रहते हैं। जैसे संसदीय लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें अधोलिखित 3 लक्षण जरूर मिलते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र का डिवीजन मित्रों देखें, कोई अगर हमसे आपसे पूछ ले ये जो संसदीय लोकतंत्र है, अध्यक्षीय लोकतंत्र है, ये जो आपने डिवीजन किया है, किसके आधार पर आपने डिवीजन किया है, तब आप बताते हो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर हम इसको डिवीजन करते हैं। कहने का मतलब, जो हमने शासन के 3 अंग आपको पहले लेक्चर में पढ़ाए थे, हमने डिस्कस भी किया था कि शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये 3 चीज़ें हमने आपको डिस्कस भी किया था, जनरल रूप में हम आपको समझाते भी रहते हैं। तो मित्रों, जो उसमें कार्यपालिका होती है उसका और विधायिका का दोनों के संबंधों के आधार पर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, दूसरे को हम अध्यक्षीय लोकतंत्र कहते हैं। तो अगर कभी मित्रों आपसे प्रश्न कोई कर दे कि भाई ये दोनों जो आपने इसका और इसका जो डिवीजन किया है किसके आधार पर किया है, तो आप कहते हो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के संबंध के आधार पर हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा है, एक संसदीय लोकतंत्र, दूसरा अध्यक्षीय लोकतंत्र। तो मित्रों, यहाँ पर सीधे प्रश्न पूछ लेता है किसके आधार पर हम संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र को डिवीजन किए हैं, तो कार्यपालिका और विधायिका के रिलेशन के आधार पर हम इसका डिवीजन करते हैं। अब हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, अब हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समझना है और अध्यक्षीय डेमोक्रेसी को समझना है। तो चलिए मित्रों, हम इसको देखते हैं। अब आप देखिए, हम लोग अध्यक्षीय और उसमें संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र को देखेंगे। तो मित्रों, जब हम संसदीय लोकतंत्र की तरफ चलते हैं, संसदीय लोकतंत्र की तरफ चलते हैं, तो वहां सबसे बड़ी चीज 2 बातें आती हैं। संसदीय लोकतंत्र में एक ऐसा स्वरूप मेरे सामने आता है जहां पर हमारे प्रतिनिधि 2 काम करते हैं। एक तो वह कानून बनाने में भी सहभागी होते हैं, दूसरे वह कानून लागू करने में भी सहभागी होते हैं। कहने का मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें हमारे प्रतिनिधि 2 काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? एक, वह शासन में सहभागी होते हैं, दूसरे वह प्रशासन में सहभागी होते हैं। कहने का मतलब, एक में वह कानून निर्माण में सहभागी बनते हैं, कानून निर्माण में उनकी भूमिका होती है, दूसरा कानून लागू करने में उनकी भूमिका होती है, कानून लागू करने में उनकी भूमिका होती है। तो मित्रों, 2 तरह से आपको समझना है। संसदीय लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि 2 भूमिका में होता है। एक तो वह संसद में बैठ करके, पार्लियामेंट में बैठ करके, विधानमंडल में बैठ करके कानून बनाता है, वहीं दूसरी तरफ वह मंत्री बन करके कानून को लागू भी करता है। तो इस तरह से जब भी कभी हम कहेंगे संसदीय लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें कानून निर्माण और प्रशासन दोनों की भूमिका में हमारे प्रतिनिधि होते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज मित्रों ध्यान रखिएगा, जो संसदीय लोकतंत्र होता है यह विधि का शासन होता है। यहाँ पर आप देखते हैं सीमित शासन की प्रधानता होती है और इसके कुछ फीचर्स हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि किसी देश में संसदीय लोकतंत्र है कि नहीं है, हम कैसे समझेंगे? इसके लिए मित्रों 3 फीचर्स हमको याद रखना होगा। 3 फीचर्स हम याद रखेंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वहाँ संसदीय शासन है
संसदीय लोकतंत्र है कि नहीं है। कौन कौन होंगे? पहली चीज हम देखेंगे फर्स्ट हम देखेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार की होगी, कौन कौन? एक नाम मात्र की कार्यपालिका होगी, दूसरा वास्तविक कार्यपालिका होगी। निश्चित रूप से मित्रों, जहां पर भी संसदीय लोकतंत्र होते हैं, जहां पर भी संसदात्मक शासन होते हैं, वहां यह चीज जरूर मिलता है। जैसे पूरी दुनिया में संसदीय लोकतंत्र का प्रणेता कौन है? पूरी दुनिया में संसदीय लोकतंत्र को जन्म देने वाला देश कौन है? ब्रिटेन है। हमने वहीं से संसदीय लोकतंत्र सीखा है। पूरी दुनिया में जो संसद है उसकी जननी ब्रिटेन को माना जाता है। तो ब्रिटेन वह देश है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड वह देश है जिसने पूरी दुनिया को संसद दिया है, जिसने पूरी दुनिया को संसदीय शासन या संसदात्मक लोकतंत्र दिया है। तो मित्रों, एक प्रश्न इस पर भी बन सकता है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम रीड कर रहे हैं, जो संसदीय लोकतंत्र वर्तमान वैश्विक राजनीतिक चिंतन के क्षितिज पर अवतरित है, इसका प्रणेता कौन है, जनक कौन है? तब आप सीधे ब्रिटेन को ट्रिक लगाते हैं। तो मित्रों, ब्रिटेन जो है संसदीय लोकतंत्र का पिता है, ब्रिटेन संसद का जनक है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि पहला लक्षण, जब भी हम संसदीय लोकतंत्र की तरफ चलेंगे, पहला लक्षण उसका मिलता है कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र, एक वास्तविक। नाम मात्र का मतलब होता है, जैसे वहां अगर आप उठाकर देखें, जिसको हम कहते हैं कार्यकारी रूप में, तो वहां का सम्राट होता है, सम्राट। और हमारे यहाँ अगर हम इंडिया में लेकर के चलें तो इंडिया में मित्रों राष्ट्रपति होता है। इनके पास वास्तविक पावर नहीं होता, ये देश का नेतृत्व तो करते हैं, ये सरकार के पूरे डिसीजन के अग्रणी भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन इनसे कोई पूछता नहीं है। सारा काम वास्तविक सरकार करती है, अर्थात जो पीएम प्लस मंत्रिपरिषद होता है, पीएम प्लस मंत्रिपरिषद होता है, वही सारा काम करता है मित्रों। तो एक तो हो गया नाम मात्र की कार्यपालिका, एक हो गई वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में जैसे ब्रिटेन में सम्राट है, महारानी है, महाराजा है, भारत में राष्ट्रपति है। और वास्तविक रूप में ब्रिटेन और भारत दोनों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यह वास्तविक सरकार कहलाता है, वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। क्योंकि मित्रों, हमने आपको समझाया था कि शासन एक तंत्र, एक सिस्टम है जिसके 3 अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। तो इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि जब भी संसदीय लोकतंत्र की चर्चा हम करेंगे तो संसदीय लोकतंत्र जहां पर होगा उसमें पहला लक्षण दिखाई देगा कि कार्यपालिका दो प्रकार की होगी, एक नाम मात्र, दूसरा वास्तविक। नाम मात्र में राष्ट्राध्यक्ष होगा, अर्थात जैसे ब्रिटेन में सम्राट है, महारानी है, भारत में राष्ट्रपति है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की सरकार है। दूसरा जो लक्षण होता है मित्रों, सेकंड जो लक्षण हम पाते हैं वह होता है कि कार्यपालिका व विधायिका, कार्यपालिका व विधायिका के मध्य गहन संबंध होते हैं। गहन का मतलब होता है मित्रों डीप, गहन संबंध होते हैं, गहन संबंध होते हैं। जो तीसरा होता है वह होता है कि कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए, कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर निर्भर करती है, विधायिका पर निर्भर करती है, विधायिका पर निर्भर करती है। और मित्रों, ये 3 लक्षण जरूर मिलेंगे,
100% मिलेंगे, कोई ऐसा है ही नहीं है जो इनको हटा सके। जैसे अगर हम कहें भारत में, अगर हम इसको ले लें, संरचना बनाते हैं, अगर आप देख लीजिए एक चित्र हम बना रहे हैं, उससे आप बढ़िया से समझ लेंगे। हम भारत का सीन दे रहे हैं, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है, ये पीएम प्लस मंत्रिपरिषद है, जिसको हम लोग वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। वास्तविक, आप देखते हो ये वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। और इसको हम लोकसभा कहते हैं, इसको हम राज्यसभा कहते हैं, ये हमारा राष्ट्रपति है। तो आप देखते हो भारत में अगर हम जिसे विधायिका कहेंगे, तो मित्रों विधायिका कहते समय हमको पता होता है कि इसमें 3 अंग होते हैं। विधायिका के 3 अंग हैं, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिल करके विधायिका कहलाते हैं, विधायिका की भूमिका में आते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि जहां कहीं भी संसदीय लोकतंत्र होगा, जहां कहीं भी संसदीय शासन होगा, वहां 3 लक्षण अवश्य मिलेगा। इन 3 लक्षण में पहला है कि जो वास्तविक सरकार है, मित्रों आप देख रहे हैं कि वास्तविक सरकार या वास्तविक कार्यपालिका है। आप देख रहे हो कार्यपालिका 2 प्रकार की होगी, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। कहने का मतलब एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, तो पहला लक्षण जरूर मिलेगा, चाहे वो ब्रिटेन में उठा करके देख लीजिए, चाहे भारत में आप देख लीजिए। दूसरा लक्षण है कार्यपालिका और विधायिका के बीच बड़ा गहरा संबंध होता है। तो मित्रों इनके बीच में बहुत गहन संबंध होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मंत्रीगण बैठे हुए हैं और यहाँ सदस्यगण बैठे हुए हैं, सांसद लोग बैठे हुए हैं, तो आप देखते हो कि जो सांसद, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, वही मंत्री बनता है। तो यही लोग मंत्री बनते हैं। तो कहने का मतलब इनके बीच में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। जो लोग सांसद होंगे, जो लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, किसी भी सदन के सदस्य होंगे, वही मंत्री बनेंगे। तो इसलिए विधायिका और कार्यपालिका दोनों के बीच बड़ा गहरा संबंध होता है। तीसरा लक्षण है मित्रों कि कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर निर्भर होती है। तो ये जो कार्यपालिका है ये अपने जीवन के लिए आगे चल करके लोकसभा पर निर्भर हो जाती है, अर्थात विधायिका पर निर्भर हो जाती है, क्योंकि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको पद से हटा सकती है। विधायिका अविश्वास प्रस्ताव ला करके कार्यपालिका को एक पैर पर खड़ा कर सकती है। इसलिए मित्रों 3 लक्षण जरूर मिलेंगे जहां भी संसदीय लोकतंत्र होंगे। पहला लक्षण, कार्यपालिका या सरकार 2 प्रकार की होगी, एक नाम मात्र की सरकार, दूसरा वास्तविक सरकार, या एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। क्योंकि मित्रों कार्यपालिका और सरकार दोनों एक ही हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होगा। तीसरी चीज, कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर निर्भर करती है। ये 3 लक्षण जहां भी आपको मिल जाए, आंख मूंद करके उसे संसदीय लोकतंत्र, संसदीय शासन जरूर माने। जैसे अगर ब्रिटेन में उठाकर देखिए तो मित्रों ये तीनों लक्षण मिलते हैं। ब्रिटेन में कार्यपालिका या सरकार 2 प्रकार की है, एक नाम मात्र, एक वास्तविक। तो उनके यहाँ महारानी बैठी हुई है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी बैठे हुए हैं, ये दोनों उनके यहाँ मौजूद हैं। फिर उसके बाद कार्यपालिका और विधायिका के बीच बड़ा गहरा संबंध होता है। तो उनके यहाँ हम लोग विधायिका में 2 सदन मानते हैं। ब्रिटेन की बात करें, जैसे एक को हम कॉमन सभा कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरे को हम लॉर्ड सभा कहते हैं। जैसे अपने यहाँ हम लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, ऐसे उनके यहाँ उसमें
हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा होती है, दोनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध होता है। और उसके बीच जो सरकार होती है, तो मित्रों वहाँ पर जो सदन का सदस्य होगा वही सरकार में शामिल होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो कार्यपालिका सरकार है वही विधायिका के साथ संबंधित हो जाती है, क्योंकि ये जो विधायिका में सदस्य गण होते हैं वही मंत्री बनते हैं। ऐसा कोई सदस्य मंत्री नहीं बन पाता जो सदन का सदस्य ना हो। अगर नहीं है तो उसे एक निश्चित समय के बाद सदस्यता अवश्य लेनी पड़ती है। तो ये 3 लक्षण हमको मिल गए संसदीय लोकतंत्र में कि कार्यपालिका 2 प्रकार की होगी, नाम मात्र वास्तविक। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य गहन संबंध होंगे। तीसरा, कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर निर्भर करेगी। अगर मित्रों इन्हीं तीनों को हम पलटी कर दें, अगर मैं कह दूं कि कार्यपालिका 2 नहीं 1 प्रकार की होगी वास्तविक, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कोई संबंध नहीं होंगे, कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगी। कहने का मतलब है ये जो तीनों लक्षण हमने संसदीय शासन के संबंध में पढ़े हैं, संसदीय लोकतंत्र के संबंध में पढ़े हैं, तो मित्रों अगर इन तीनों लक्षणों को पलटी कर दीजिए, तीनों लक्षणों को विपरीत क्रम में कर दीजिए या इनको तीनों को डिनाई कर दीजिए, वहीं अध्यक्षीय लोकतंत्र आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर मुझे संसदीय लोकतंत्र के जितने भी फीचर हैं अगर उनको हम हटा दें, तब वहाँ पर वो सीधा सीधा अध्यक्षीय लोकतंत्र आकर खड़ा हो जाता है। तो मित्रों अलग से रटना नहीं है। अगर आपको अध्यक्षीय लोकतंत्र देखना है, अध्यक्षीय लोकतंत्र आपको देखना है, तो आप करेंगे क्या, आप इन सबको हटा देंगे, आप कहेंगे सीधे पलटी कर देंगे, आप कहेंगे कार्यपालिका 2 नहीं, कार्यपालिका 1 प्रकार की होगी। और वह कार्यपालिका कौन होगी, आप कहेंगे वास्तविक, वास्तविक होगी। कहने का मतलब यहाँ कार्यपालिका 1 प्रकार की होती है, जबकि संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय शासन में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। तो मित्रों जहाँ 2 है अब हमने उसको 1 कर दिया तो वह अध्यक्षीय शासन हो गया। फिर दूसरी चीज हमने कहा कि गहन संबंध होता है। अगर मैं इसको काट दूं कि कोई संबंध नहीं होता, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में दूर दूर तक संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तब तुरंत हमको लक्षण मिल जाता है अध्यक्षीय लोकतंत्र के। तो कहने का मतलब यहाँ हम सीधे सीधे कहेंगे कि कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, सीधे सीधे हम कह देते हैं। फिर कहता है कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर निर्भर करती, तो अब आप कहेंगे कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं करती। तो आपने क्या देखा मित्रों, अभी अभी एक बड़ा ही रोचक बिंदु आपने देखा कि हमने संसदीय लोकतंत्र में जो जो मान लिया, जो जो शर्तें हमने संसदीय लोकतंत्र के संबंध में एक्सेप्ट किया, उसका यहाँ हमने सीधे पलटी कर दिया, उसको सीधे पलट दिया और मेरे सामने अध्यक्षीय लोकतंत्र उपस्थित हो गया। तो जब भी आप संसदीय लोकतंत्र की बात करेंगे तो 3 लक्षण याद करेंगे। सबसे पहला जो लक्षण होता है, कार्यपालिका या सरकार 2 प्रकार की होगी, एक नाम मात्र, दूसरा वास्तविक। दूसरा जो लक्षण होगा, कार्यपालिका और विधायिका के बीच बड़ा गहरा संबंध होता है, क्योंकि मित्रों जो विधायिका में मेंबर बन के आते हैं वही लोग कार्यपालिका या सरकार में मंत्री बन करके काम करते हैं। तीसरी चीज, कार्यपालिका अर्थात सरकार अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए सदैव विधायिका पर निर्भर करती है। जैसे अगर मैं भारत का उदाहरण ले लूं तो भारत में जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका जो मोदी सरकार है, यह अपने जीवन के लिए लोकसभा पर निर्भर करती है। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पास कर दे तो इनकी सत्ता चली जाती है, तो ये अपने जीवन के लिए लोकसभा पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से मित्रों 3 लक्षण संसदात्मक के होते हैं। उन्हीं 3 लक्षणों को अगर आप पलटी कर दीजिए, पलट दीजिए, विलोम कर दीजिए, अध्यक्षीय लोकतंत्र होता है। जैसे आपने बोला कि संसदात्मक लोकतंत्र में 2 कार्यपालिका होती है, अब बोलो
संसदात्मक लोकतंत्र में एक कार्यपालिका होती है और वह वास्तविक कार्यपालिका होती है। अध्यक्षात्मक शासन हो गया। आपने संसदीय लोकतंत्र में बोला था कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में बड़ा गहरा संबंध होता है। अब कह दीजिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कोई संबंध नहीं होता। बात कंफर्म हो गई, अध्यक्षीय लोकतंत्र हो गया। फिर आप कहते हो कि कार्यपालिका अपने जीवन के लिए विधायिका पर निर्भर करती है। अब आप बोल दीजिए कि कार्यपालिका अपने जीवन के लिए विधायिका पर कभी निर्भर नहीं करती, सीधे आप अध्यक्षीय लोकतंत्र में चले गए। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग सारे लक्षण को रीड कर लिए। संसदीय लोकतंत्र क्या है, अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या है। और मित्रों, लोगों को यही परेशानी हमेशा बनी रहती है कि हम कैसे पहचानें कि कहाँ संसदीय लोकतंत्र है, कहाँ अध्यक्षीय लोकतंत्र है। तो आप 3 लक्षण जहाँ अप्लाई कर देंगे तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ संसदीय शासन है कि अध्यक्षीय शासन है। तो इस तरह से मित्रों, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र बिल्कुल क्लियर हो गया कि संसदीय लोकतंत्र में 3 लक्षण हमेशा मौजूद रहेंगे जो अभी आपने तैयार किया। और उसको जब आप विपरीत स्थिति बना देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, तो वहाँ अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो जाता है। अब हम सीधे सीधे चलते हैं, कुछ और इनकी चर्चा करेंगे लोकतंत्र के संबंध में। तो मित्रों, लोकतंत्र में कभी कभी एक प्रश्न और आता है, मूल्य के संदर्भ में प्रश्न पूछ लेता है। कहने का मतलब है कि कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए लोकतंत्र क्या है। तो आप कहते हो कि डेमोक्रेसी जो है, जो लोकतंत्र है, आदर्श मूल्यों का समूह है। आदर्श मूल्यों का समूह है। आदर्श मूल्यों का समूह है। अब मित्रों, समस्या ये हो जाती है कि आदर्श मूल्य है कौन कौन। आप तो बोल दिए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। आपने कह दिया कि लोकतंत्र आदर्श मूल्यों का कलेक्शन है। कहने का मतलब इट इज कलेक्शन ऑफ आइडियल वैल्यूज, यह आदर्श मूल्यों का कलेक्शन है। अब आदर्श मूल्य है कौन मित्रों, आपसे पेपर में पूछ लेता है अधोलिखित में से कौन आदर्श मूल्य है। दे दिया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, विधि का शासन। इस तरह से पेपर में आपको प्रश्न पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, विधि का शासन, विवेक में विश्वास, व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास, ये सब मित्रों आदर्श मूल्य कहलाते हैं। तो डेमोक्रेसी के जो आइडियल वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी के जो आदर्श मूल्य हैं, उनको आपको जरूर पॉइंट दिमाग में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न कन्फर्म पूछे जाते हैं, निश्चित प्रश्न आ जाता है। जैसे दे दिया कि लोकतंत्र के अधोलिखित में से आदर्श मूल्य हैं, दे दिया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, डी में दे दिया उपरोक्त सभी। आप सीधे ट्रिक मारेंगे उपरोक्त सभी, क्योंकि आप देख रहे हो। दूसरा चीज होता है मित्रों, आपसे कहता है कि जो डेमोक्रेसी है निर्णय प्रक्रिया का समूह है। निर्णय प्रक्रिया का समूह है। या आप कहते हैं डेमोक्रेसी क्या है, यह निर्णय की प्रक्रिया है। निर्णय हम कैसे लेंगे उस पर भी आपको जाना होगा। आपसे पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि अगर लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया है तो कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन सी प्रक्रियाओं का पालन उसमें हम करते हैं। कहने का मतलब जब हमने डेफिनेशन दे दिया कि जो लोकतंत्र है वो निर्णय की एक प्रक्रिया है, तब प्रश्न आता है कि भगवान उस निर्णय की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो आप कहते हो विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमत का प्रयोग, संवैधानिकता का पालन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये सब निर्णय की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो मित्रों, पहला हो गया कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र आदर्श मूल्य का समूह है। दूसरा हो गया लोकतंत्र निर्णय की प्रक्रिया है। और दोनों के सीधे पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं। इसको आपको इनिशिएट करना है, पूरे रोचकता के साथ इसको समझना है। आगे हम एक एक सेक्शन को तोड़ तोड़ करके आपको समझाते चलेंगे। जैसे स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, बंधुत्व क्या है, ये सारी बातें हम आगे आपको समझाएंगे। विचार विनिमय, जन सहभागिता, ये सब चीज़ें सब एक्सप्लेन करेंगे मित्रों। लेकिन अभी चूंकि इसको पॉइंट वाइज समझना है, उसको देखते चलिए। फिर आप कहते हो लोकतंत्र क्या है, आप कहते हो लोकतंत्र सिद्धांतों का समूह है। आप कहते हो लोकतंत्र क्या है,
आप कहते हैं लोकतंत्र सिद्धांतों का समूह है। अब एक प्रश्न आता है कि लोकतंत्र आदर्श मूल्यों का समूह है। आदर्श मूल्य हमको पता चल गया। लोकतंत्र निर्णय की प्रक्रिया है, निर्णय की प्रक्रिया का पता चल गया। अब लोकतंत्र सिद्धांतों का समूह है, सिद्धांत भी हमारे सामने है। प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। तो इस तरह से मित्रों यह सिद्धांतों का भी एक समूह माना जाता है। आपको आगे हम एक एक बिंदु को बिल्कुल एनालाइज करेंगे कि प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत क्या है, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत क्या है, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत क्या है। तो इस तरह से मित्रों आपने डेमोक्रेसी की कई पहलू को जाना कि जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी क्या है, तो पहला हम बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है आदर्श मूल्यों का समूह है। अगर हमसे कोई पूछ लिया कि आदर्श मूल्य है कौन, हम कहते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, विधिका शासन, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, विवेक में विश्वास, व्यक्तित्व का विकास, ये सब चीज़ें आदर्श मूल्य होते हैं। फिर अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनतंत्र, प्रजातंत्र निर्णय लेने की यह प्रक्रिया है, तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसमें शामिल होती हैं? विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमतता, संवैधानिकता, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र सिद्धांतों का समूह है, तो कौन कौन से सिद्धांत उसमें आते हैं? प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। तो मित्रों इस तरह से आपने डेमोक्रेसी के कई पहलुओं को आपने समझने की कोशिश किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको एनालाइज कर देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार वो अभी मैं लक्षण जब गिना रहा था संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षीय लोकतंत्र के, तो आप देखते हो 3 लक्षण हमारे सामने आते रहे। उसमें बार बार हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की चर्चा हम करते रहे। तो मित्रों उसको जरा सा जनरल रूप में आप समझ लो। जैसे मान लीजिए एक होता है शासन। शासन एक तंत्र या सिस्टम होता है जिसके 3 भाग होते हैं। पहले को हम कहते हैं कार्यपालिका, जिसका प्रयोग मैं बार बार कर रहा था। दूसरे को हम कहते हैं विधायिका, तीसरे को हम कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, आप जो है बिल्कुल बीच से चलिएगा। विधायिका को हम कहते हैं व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका कहते हैं मित्रों, इसको हम लोग व्यवस्थापिका कहते हैं। भारत में इसे संसद कहा जाता है, प्रांत में इसको हम विधान मंडल कहते हैं। और इसका एकमात्र काम होता है कानून बनाना। आप देखते होंगे भारत में देश के लिए कानून बनाती है संसद, प्रांत के लिए कानून बनाती विधान मंडल। तो आप कहते हो कानून बनाना। इनका काम क्या है? कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। मित्रों एक बात समझ लेना, कानून बनाना ही बहादुरी नहीं है, कानून का बन जाना ही बहादुरी नहीं है, बल्कि बने हुए कानून को लागू करना भी है। तो बने हुए कानून को लागू करने वाला जो विंग है, इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। और मित्रों इसी को हम सरकार भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपसे कोई कहे कि बताइए वह कौन सा विंग है जो कानून लागू करती है, तो ये कानून लागू करने का काम करती है। तो कार्यपालिका क्या हो गया? कानून लागू करती है। अगर मित्रों कानून में कहीं भ्रम उत्पन्न हो जाए, संशय आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? तो बने हुए कानून की व्याख्या करती कौन है? न्यायपालिका। तो आप कहते हो शासन एक तंत्र, एक सिस्टम है जिसके 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अभी मैं बोल रहा था कि कार्यपालिका विधायिका के बीच का संबंध, तो चूंकि हो सकता है कि जो नए तथ्य हमारे मित्र या स्टूडेंट जुड़ते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, तो ये 3 बिंदु याद रखिएगा। शासन एक तंत्र, एक सिस्टम है जिसके 3 भाग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं, केंद्र में संसद भी कहते हैं,
प्रांत में विधानमंडल भी कहते हैं। यह केवल कानून बनाती है मित्रों, जब कानून बन जाता है उसे लागू करने की जिम्मेदारी हमारे जिस विंग के पास होती है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं, और उसकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी जिस विंग के पास होती है, अर्थात ये व्याख्या करती है कानून की, उसको हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। इस तरह से हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को समझ गए और हम इनका प्रयोग बीच बीच में आगे करते रहेंगे। तो मित्रों, अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके तमाम पहलुओं को स्पष्ट करेंगे, इसके प्रकारों को स्पष्ट करेंगे जो आपके यूजीसी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी हर जगह पूछे जाते हैं। उन सब सेक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे और एक एक तथ्यों को आपको समझाते चलेंगे। आप सहजता से, सुगमता से इसे इनिशिएट करते रहें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।